हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा विद दिव्या। मेरा नाम दिव्या है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैनोरमा के सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग, जो लिखा गया है आर्ची हचिंसन के द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं। यह है चैप्टर 1 द पेस फॉर लिविंग और इसके लेखक है आर्ची हचिंसन। तो यहाँ पर आर्ची हचिंसन के बारे में कुछ दिया हुआ है, तो पढ़ते हैं। आर्ची हचिंसन, अ ब्रिटिश नोवेलिस्ट, exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issue of contemporary society with all its contradiction and paradoxes। इस वाक्य में लिखा गया है कि आर्ची हचिंसन एक अंग्रेज उपन्यासकार थे। वे अपनी लेखनी से संवेदनशील मुद्दों और उनके विरोधाभासों और उनके अंतर्विरोधों को उठाते हैं। इन द पेस फॉर लिविंग, आर्ची हचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। यहाँ द पेस फॉर लिविंग यानी जीने के लिए रफ्तार लेख में वे आधुनिक मानव की पीड़ा को व्यक्त करते हैं। इट ब्रिंग्स आउट how the fast movement of men, things and objects hurt the normal rhythm and exert undue pressure on men, women and children। वे कहते हैं कि कैसे मनुष्यों और वस्तुओं के तेज रफ्तार पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के सामान्य लय को उन पर अनावश्यक दबाव डालकर चोट पहुंचाती है। लेखक ने द पेस फॉर लिविंग में लिखा है कि I saw a play in Dublin not long in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town। इस चैप्टर में लेखक ये कह रहे हैं कि उन्होंने डबलिन में बहुत पहले एक नाटक देखा था जिसमें मुख्य पात्र एक छोटे से आयरिश शहर के मक्के के बुजुर्ग व्यापारी थे। He was man of many anxieties. His herd was dicky. His nephew was cheating him. His wife had the fantastic notion of spending 10 pounds on a holiday। इस वाक्य में लेखक ये बता रहे हैं उस बुजुर्ग व्यापारी के बारे में कि उनका दिल कमज़ोर था, उनका भतीजा उन्हें धोखा दे रहा था और उनकी पत्नी किसी छुट्टियों में 10 पाउंड खर्च करने का शानदार शौक था। वह बहुत ही मनमौजी किस्म की औरत थी। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम एंड इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हर्ट। कुल मिलाकर जिंदगी की रफ्तार उन पर भार पड़ रही थी और वे बहुत निराशा की उस पल में वे दिल से जोरों से चीख उठे। They tell me there's an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour. Now that's too fast। वे लोग मुझे कहते हैं अब एक हवाई जहाज है जो 1000 मील प्रति घंटे के रफ्तार से उड़ता है। अब ये तो बहुत ही तेज है। For me that was the most enchanting line in the play। The man's complaint was so glorious irrelevant to his own situation। लेखक इस वाक्य में कह रहे हैं कि मेरे लिए वह नाटक की सबसे अच्छी और जादुई पंक्ति थी। उस व्यक्ति की वह शिकायत उसकी अपनी स्थिति से तो बिल्कुल ही मेल नहीं खाती थी। Being comic, it struck me as a perfect illustration of the way of the Irish get at subtle truth by the most unlikely approach। You saw what the old meant। इस वाक्य में लेखक ये बता रहे हैं कि वह जो पंक्ति है हास्यास्पद होने के साथ साथ उसने आयरिश लोगों के सूझ सच्चाइयों तक अत्यंत असामान्य तरीकों से पहुंचने का सबसे सही उदाहरण दिया है। Not I have any dislike of rapid movement myself। ऐसी बात नहीं है कि मुझे तेज़ रफ्तार पसंद नहीं है। I enjoy
going in a car at 90 miles an hour, so long as I am driving and so long as it is not my car. ऐसी बात नहीं है कि मुझे तेज़ रफ्तार पसंद नहीं है। मुझे 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जाने में आनंद आता है, और जब तक कि उसे मैं चला रहा होता हूँ, जब तक कि वह मेरी कार नहीं हो। I adore the machine that hurled you about at Battersea. मैं उन मशीनों को बहुत पसंद करता हूँ जो आपको बैटरसी में उछालती है। बैटरसी का मतलब है समुद्र के चारों ओर घिरा हुआ। To dine in London and lunch in New York next day seems to me a more satisfactory experience. I admit it excludes all the real pleasures of travel, the sort of fun you get from a country bus in Somerset or Spain, but it gives you a superficial sense of drama. It was a sort of excitement our ancestors had to do without, and we might just as well accept it gratefully. लंदन में डिनर और अगले दिन न्यूयॉर्क में लंच मेरे लिए सबसे संतोषजनक अनुभव होता है। मैं मानता हूँ कि इससे यात्रा का सही आनंद चला जाता है, जो मज़ा आपको गांव की बस में सॉमरसेट और स्पेन में आता है। लेकिन हवाई यात्रा में तीव्र गति वह आपको अत्यंत नाटकीय लगता है। वह एक प्रकार की मस्ती थी जिसमें हमारे पूर्वज इन चीज़ों के बिना रहते थे, और हमें इसे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। Nowhere speed becomes something unfriendly to me is where the mental activities of time tend, as they naturally do, to follow the pace of the machines. नहीं, रफ्तार मुझे वहाँ अच्छी नहीं लगती जहाँ हमारा मन स्वाभाविक रूप से मशीनों की रफ्तार में पीछे चल पड़ता है। I speak with prejudice because I belong to the tribe of slow thinkers, those who are cursed with L spirit L accelerate, people who light on the most devastating repartee about 4 hours after the party is over. मैं पूर्ण आग्रह से बोलता हूँ क्योंकि मैं उन शापग्रस्त धीरे सोचने वालों में से हूँ जिनके किसी पार्टी के समाप्त हो जाने के 4 घंटे बाद कुछ कहने की बात दिमाग में आती है। I am one of the most guaranteed to get the lowest marks in any intelligence test because those tests or all the ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else. मैं उन लोगों में से हूँ जिनकी गारंटी है कि उन्हें किसी इंटेलिजेंस टेस्ट में सबसे कम अंक मिलेंगे, क्योंकि उस प्रकार की परीक्षाओं में और वैसी अन्य परीक्षाओं में जिनसे मेरा सामना हुआ है, वह किसी दूसरी चीज़ को मापने से अधिक आपके दिमाग की रफ्तार को मापती है। Obviously, we slow thinkers are terribly handicapped in the business of getting a living, but I am thinking about just now is not so much the practical use of one's mind as its use for enjoyment. लेखक कहते हैं कि स्पष्ट है हम धीरे सोचने वालों को रोजी रोटी कमाने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन मैं जो अभी सोच रहा हूँ वह मन के व्यवहारिक प्रयोग की अधिक बात नहीं जितना उसके प्रयोग से मिलने वाले आनंद की है। As an example, when I go to the cinema, I find myself in a hopeless fog, and after 2 or 3 minutes I have to turn to my wife for enlightenment. I whisper, "Is this the same girl as one we saw at the beginning?" And she whispered back, "No, there are 3 girls in the film. A tall blonde, a short blonde, and a medium-sized brunette. Call them A, B and C." उदाहरण के तौर पर
लेखक कहते हैं कि उदाहरण के तौर पर जब मैं सिनेमा जाता हूँ, यानी कि जब लेखक सिनेमा जाता है वह अपने आप को एक निराशाजनक स्थिति में पाता है और 2 या 3 मिनट बाद अपनी पत्नी की तरफ घूमकर ज्ञान के लिए उसे पूछना पड़ता है। वह फुसफुसाता हुआ अपनी पत्नी से पूछता है, क्या यह वही लड़की है जिसे हमने प्रारंभ में देखा था? और उसकी पत्नी जवाब में फुसफुसाते हुए कहती है, नहीं, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं, एक रंगे हुए बालों और नीले आंखों वाली लंबी, एक रंगे हुए बालों वाली छोटी और एक मध्यम आकार की गहरे भूरे बालों वाली। उन्हें ए, बी और सी कहो। द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स indoors. He is going to fall in love with girl B, C, A in that order, and so it proves to be. इस फिल्म में नायक वह व्यक्ति है जो अपनी टोपी उतारता है और जब वह अंदर आता है उसे B, C, A लड़कियों से उस क्रम में प्यार होने लगता है और ऐसा ही प्रमाणित होता है. You have a mind which has trained itself to work in high gear through as a matter of fact it can work in other gear just as well. हमारा ऐसा मस्तिष्क है जिसमें अपने को ऊंचे गियर में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित कर लिया है, जबकि वास्तव में वह दूसरे गियर में भी कार्य कर सकता है. My point is that most my fellow patients in the cinema do think fast enough to keep up comfortable with rapid changes of scene and action. लेखक का कहना है कि मेरे जैसे बहुत सारे मरीज सिनेमा पर्याप्त तेजी से ही सोचते हैं. They think much faster than people did 30 years ago. Possibly because those who do not think fast in high street nowadays may not get another chance in this world to think at all. सोचते तो हैं तेजी से बदलते दृश्य के साथ साथ आराम समझते हुए चलना चाहते हैं. वे उन लोगों से अति तेजी से सोचते हैं जैसे कि लोग 30 साल पहले सोचते थे. शायद इसलिए कि जो तेजी से हाई स्ट्रीट में इन दिनों नहीं सोचते उन्हें दूसरा अवसर इस दुनिया में बिल्कुल नहीं मिलता. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये चैप्टर आप सबको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना. जय हिंद, जय भारत.